Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे इससे पहले हम वीडियो में कि जो आपके पास हमारे पास जो इससे पहले एग्जाम्पल थे 1.4 1.5 उनमें क्या था उनके जरिए हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है या कूलॉम फोर्स है या कूलॉम बल है, तो वो क्या करता था कि हमने केवल अभी तक उनके बारे में जो पढ़ा दो पिंडों के बारे में पढ़ा है। सॉरी, पिंड का नाम आ रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल के बारे में कैसे लगाया जाता है। दो चार्ज पार्टिकल अगर होते हैं तो उनके बीच में जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो कैसे कार्य करता है, या जो कूलॉम बल है वो कैसे लगता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और कल देखिए एक चीज और, जो कल बॉडी थी हमारे पास वो आइडेंटिकल थी। जो मैंने कल एक बात बोली थी कि चार्ज होता है वो इक्वल रूप से बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन सिर्फ आइडेंटिकल बॉडी में होती है। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब बिल्कुल हर तरीके से समान हो दोनों बॉडियां, जो दो चार्ज पार्टिकल हैं वे दोनों अगर समान हों, बिल्कुल एक जैसे हों, उस टाइम ही ऐसा होता है कि दोनों चार्ज, अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है और दूसरे पर नहीं है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि एक पर जो आवेश है, जब आप दूसरे को अनावेशित जो बॉडी है दूसरी सेम बिल्कुल आइडेंटिकल दोनों बॉडियां होने पर, यदि एक चार्ज है एक अनचार्ज है, या दोनों पर अगर चार्ज भी है अलग अलग हो जाए, तो अगर जब आप उन दोनों को टच कराओगे तो दोनों पर बराबर रूप से वितरित हो जाएगा, यानी दोनों पर बराबर चार्ज आ जाएगा। ये आइडेंटिकल बॉडी के लिए सत्य होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, अब सोचिए दो चार्ज पार्टिकल थे तो हमने आराम, जो हमारे पास बल लगाना था या निकालना था वो बहुत आसान था। नॉर्मल में सूत्र पता था, मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो फॉर्मूला लगाते थे, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता था। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तब क्या होगा, तो उससे ज्यादा होने पर क्या होता है, यानी कोई अगर एक चार्ज का पूरा सिस्टम हो, उस टाइम हमसे कोई कहे कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पर आप बल लगाइए, इस पर बल की गणना कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो केवल अभी दो तक पढ़ा है, तो हम उससे आगे कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम इसी चीज को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी किसी सिस्टम के जरिए किसी बिंदु पर लगने वाला आवेश, या किसी सिस्टम में कोई एक चार्ज पार्टिकल है, बाकी सब क्या कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर फोर्स कैसे निकाला जाए। तो इस चीज को डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये 11th में भी है वैसे तो ये आपने दो जगह पढ़ा है, एक लास्ट वेव में और एक स्टार्टिंग में फोर्स जब पढ़ा रहे थे। क्या होता है कि अगर हम किसी एक सिस्टम के जरिए फोर्स निकालते हैं किसी पार्टिकल पर, या किसी भी जैसे अगर हम किसी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी पर, या आप कह ले अब यहाँ चार्ज पार्टिकल की बात करें तो अगर कोई एक सिस्टम हो, यहाँ किसी बिंदु पर निकालना हो, या इसके जरिए किसी अलग बिंदु पर निकालना हो, चार्ज पार्टिकल पर निकालना हो, तो इसके जरिए जो फोर्स निकाला जाता है जो टोटल, वो कैसे निकालते हैं, वो निकाला जाता है वेक्टर एडिशन से, यानी जो अलजेब्रिक वेक्टर एडिशन है फोर्स का, उसके जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे कि देखिए एक सिस्टम में तो काफी सारे पॉइंट चार्ज का नाम आ रहा है, काफी सारे चार्ज होंगे, तो यानी बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिन पर क्या होगा, आवेश होगा। तो यदि पहले वाले से F1 फोर्स लग रहा हो, दूसरे वाले से F2, ऐसी आगे जितने भी हैं, अगर n पार्टिकल मान के चल रहे हैं आपके सिस्टम में, तो Fn डिनोट करेगा लार्ज जो nवा कण होगा उसके कारण लगने वाले बल को। तो यदि हमें क्या करना है कि जो टोटल फोर्स निकालना हो सिस्टम से, तो हमें इन सब बलों का वेक्टर, यानी जो सदिश योग होता है उसके जरिए हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सदिश योग आपको अगर ध्यान आए तो क्या हो कि हमने तीन तरह के रूल पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, एक त्रिभुज विधि पढ़ी थी दो सदिशों को जोड़ने की, एक समांतर चतुर्भुज विधि थी, और एक थी बहुभुज विधि। ठीक है, तो और समांतर चतुर्भुज विधि का जो हमने क्या कराया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसेस भी कराया था, जिसमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। सूत्र अगर ध्यान हो तो ये था r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन जो निकालते थे रिजल्टेंट की, वो निकालते थे q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा। ये सूत्र दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, ये आपके हमेशा
जब अगर कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो या जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन निकालनी, तो वो इन्हीं के जरिए निकाली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए कॉमन है। अब ये सुपरपोजिशन लगता कैसे, यानी अध्यारोपण काम कैसे करता है उसको देखते हैं। पहले केवल दो, देखिए यहाँ केवल दो वेक्टर के बीच में है, देखिए Q1 और Q2 तो दो वेक्टर के बीच में वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब मैंने पॉइंट चार्ज मतलब यहाँ मैंने कोई आवेश ले लिया, बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल है जिस पर बहुत कम आवेश है, और एक ये Q1 है एक Q2 है। आवेश जो सोर्स ऑफ चार्ज है यानी आवेश का स्रोत, वो सॉरी जो आवेश किसी बिंदु से उत्पन्न हो रहा है उसको सोर्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से क्योंकि आवेश इस पर आवेश है तो ये क्या होगा, एक तरह से सोर्स ऑफ चार्ज होगा, ऐसे ये है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अब इस Q1 के कारण इस Q0 पर एक बल कार्य करेगा, तो हमने उसको क्या मान लिया F1। ऐसे ही इस Q2 के कारण एक बल कार्य कर रहा होगा जिसको हमने माना F2। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए समांतर चतुर्भुज विधि का यूज यहाँ कीजिए, तो इसके समांतर यहाँ इसके जरिए और इसके समांतर इस पॉइंट के जरिए हम क्या कर लेते हैं, पैरेललोग्राम की रचना करते हैं। अब समांतर चतुर्भुज विधि क्या थी कि यदि जो अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते थे, तो इनसे होकर जाने वाला जो विकर्ण था वो रिजल्टेंट को शो करता था, ऐसे ही कुछ था। तो यानी इनके परिणामी को सदिश योग के परिणामी को रिप्रेजेंट करता था। तो यानी इन दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा, ये F वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, यहाँ जब हम R लिखते थे तो R बराबर लिखते थे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ऐसे F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इसके जरिए हम निकाल सकते हैं कि वो दो पॉइंट चार्ज का। अब इससे ज्यादा अगर मान लिया 3 हो तो 3 के लिए देखिए कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे बहुभुज विधि में रिजल्टेंट निकालना सिखाया है सेम वही तरीका निकलता चला आएगा। क्योंकि देखिए हमने केवल यहाँ दो के बीच में निकाला, अगर दो से ज्यादा जितने भी हों आपके पास, आप पहले दो दो के पेयर बना लीजिए। तो दो दो के पेयर बनाकर इस तरह से आपके पास बहुत सारे रिजल्टेंट मिल जाएंगे। मान लिया अगर 4 5 6 इस तरह से आवेश हैं, तो आपके पास 3 या 4, अगर मान लिया 6 आवेश हो, 6 चार्ज पार्टिकल है, तो आपके पास कितने निकल जाएंगे, 3 रिजल्टेंट निकल जाएंगे। तो इन 3 में से फिर किन्हीं दो के बीच में रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो जब 3 में से 2 का निकाल लिया, अब तो यहाँ से बचा कितना, 1। तो इन 3 हैं और मैंने एक करके लिख दिया यहाँ। इन 2 के बीच में आपने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। अब इसके और इसके बीच में निकाल लीजिए, तो आपको लास्टली एक फाइनल आंसर जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चीज निकाल सकते हैं। बाकी 3 में मैं एक बार लगा के दिखा रहा हूँ। बाकी आप ध्यान रखिए, हमेशा जब भी ज्यादा आवेश होते हैं तो पहले दो दो करके उनके बीच में परिणामी निकाल लिया जाता है। उसके बाद उन परिणामियों को भी क्या कर लिया जाता है, दो दो करके आपस में डिवाइड करके तब उनके बीच में रिजल्टेंट लास्ट तक निकालते चले। ठीक, ये है एक, ये Q1 है, Q2 है, ये -Q3 है, 3 चार्ज हमने दे रखे हैं। आप चाहे तो इसको भी माइनस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, जितने चाहे आप उतने निकल ले सकते हैं। देखिए अब इसके कारण लगेगा अंदर की ओर, इसके कारण लगेगा ऊपर की ओर, ये लगा हुआ है Q1 से ये वाला, इस Q2 से ये वाला। ठीक है, तो अब इसके जरिए अब जब आप निकालेंगे तो ये वाली जो समांतर चतुर्भुज की आप रचना कर लेंगे इस तरीके। ठीक है, ठीक। अब यानी F1 ये है, F2 ये है, आप इन दोनों के जरिए समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो ये वाला जो है ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। तो ये F डैश होगा क्या, F1 प्लस F2, ये होगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए केवल इन दो का, ये जो Q1 और Q2 के कारण लग रहा था, इसके कारण केवल F डैश निकल के आया, यानी एक बल निकल जाए इन दोनों की जगह। मैंने क्या होता है, दो दो करके बनाना है, तो F1 और F2 को हमने दो को कंबाइन किया तो एक निकल के आया। अब क्या करना, देखिए अब फिर से दो हुए हमारे पास, कौन कौन से, एक तो यही है और एक ही जो Q3 वाला है ये है, तो Q3 पर देखिए डायरेक्शन बाहर की और ये। ठीक, अब आप इसके जरिए और इसके जरिए पैरेललोग्राम रचना कीजिए, यानी इसके समांतर यहाँ से खींचिए और इसके समांतर यहाँ से खींचिए, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह।
ठीक है। तो अब इन दोनों का ये जो समांतर चतुर्भुज नियम है इसमें जब लगाएंगे तो रिजल्टेंट ये निकल के आएगा एफ वेक्टर। और ये एफ वेक्टर किसके बराबर होगा, यहाँ से अलग से अगर मैं लिखूँ तो एफ वेक्टर बराबर होगा एफ बार ये वाला डैश और एक हो जाएगा F3। तो अब इस जगह आप वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा F1 प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये आपका तीन चार्जेस के बीच में लगा। अब देखिए लेकिन एक चीज है कि आप ये समझ के चलिए कि आप अगर इस अभी तो तीन में आपको लग रहा होगा यार क्या क्या खिचड़ी पक गई है ना, तो अगर आप इससे ज़्यादा भी लेंगे 4 ले 5 ले तो आप सोचिए फिर कितना डिफिकल्ट हो जाएगा किसी एक सिस्टम के किसी एक पूरे सिस्टम से किसी एक चार्ज पार्टिकल के फोर्स निकालना। तो इसलिए इससे थोड़ा इजी मेथड यानी कुछ इजी टेक्निक्स आगे आती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसी सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं जो आपके 1.6 और 1.7 हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हम जो 1.6 एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 1.6 एग्जाम्पल में क्या है, देखिए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों पॉइंट ए बी सी पर समान चार्ज रखा हुआ है यानी समान आवेश रखा हुआ है। यहाँ अगर Q है तो यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, ठीक है। अब उन्होंने कहा यदि इसके केंद्र पर Q आवेश रख दिया जाए कैपिटल Q, तो इस केंद्र पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा, यानी परिणामी बल निकालना है केंद्र पर, ठीक है। तो देखिए अब बल तो ऐसे, अब मैं देखिए एक चीज यहाँ क्लियर करके चलूँ जो 1.7 एग्जाम्पल में काम आएगा और थोड़ा हमें डिफरेंट भी पता लग जाएगा कि उसमें क्या डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु पर लगने वाला बल बताइए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इस पर जो बल लगेगा वो इसके जरिए भी लगेगा, इसके जरिए भी लगेगा, ठीक है। लेकिन हम और ऐसे इस पर भी यहाँ से और यहाँ से, इसकी बात करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से, ये यानी एक बिंदु पर बाकी दोनों के कारण बल लगेगा, ठीक। लेकिन अब देखिए उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बी पर बताइए सी पर बताइए, उन्होंने कहा केंद्र पर एक Q आवेश रखा है और हमें क्या करना है, इस पर परिणामी बल की गणना करनी है। तो रिजल्ट अगर आप जानते हैं कि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है तो कितने डिग्री का कोण हुआ, 60 डिग्री के कोण हुए पूरे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो कैसे निकाला जाता है उस चीज के बारे में आप सब 9th और 10th पढ़ चुके हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं या इनसे शीर्ष लंब यदि डाला जाए तो ये जिस बिंदु पर काटते हैं तीनों वही क्या होता है, इनका केंद्र होता है। यहाँ ओ बिंदु पर यहाँ क्या रखे हमने Q आवेश रखा हुआ है। तो अब देखिए फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, यानी यहाँ एक ये रहेगा जिसको हमने बोल दिया FV, एक ये रहेगा जिसको हमने बोला FC, ठीक है, और एक ये हमने बोल दिया जिसको हमने बोला FA, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैंने अभी बोला दो करके जब हम आवेश निकालते हैं, यानी सॉरी आवेश का नाम आ रहा है, जब दो वेक्टर्स को करके उनके रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। आपके पास तीन है यहाँ, तो पहले कोई भी दो ले लीजिए, इनके बीच में ले लीजिए। तो यदि FC और FV इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, दो फोर्सेस की, तो पहले किसी एक के बारे में बात करते। देखिए यहाँ कैपिटल Q आवेश है यहाँ, तो इनके बारे में अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो मैं कहूँ कि FA कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q और अपॉन अगर मैं इस दूरी को मान के चलूँ x यहाँ से और यहाँ तक की, तो ये हो जाएगा x², क्योंकि ये केंद्र है तो यानी प्रत्येक बिंदु से दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो FV भी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q अपॉन x², और ऐसे ही होगा FC भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x², यानी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होना है, इक्वल होना है। तो मैं तीनों को अगर इस तरह से फॉर्मूले में ना भी लिखूं तो मैं डायरेक्टली इनको लिख सकता हूँ FA इक्वल टू
एफ वी इक्वल टू एफ सी वेक्टर, और इसको मैं मान के करूँ एफ वेक्टर, ठीक है। और अगर इनका परिमाण मैं मान लूँ तो परिमाण आ जाएगा एफ, ठीक है। तो ये तीनों एक चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे ये है कि मैंने पहले क्या लिया कि एफ वेक्टर, एफ सी वेक्टर और एफ बी वेक्टर के बीच में मैंने फोर्स निकालना शुरू किया। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं मान के चलूँ एफ डैश है, तो सूत्र क्या होता है कि एफ वन का स्क्वायर यानी एफ सी का स्क्वायर, एफ टू का स्क्वायर यानी एफ बी का स्क्वायर, प्लस 2fc fv cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा मतलब यहाँ इन दोनों बलों के बीच में हमें क्या चाहिए, कोण भी चाहिए होगा। तो कोण कितना होगा, देखिए निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये वाला, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो जो इसकी माध्यिका होगी, यानी जो आप लंब खींच रहे हैं, चाहे तो आप इसको लंब बोल सकते हैं या माध्यिका, दोनों समबाहु त्रिभुज में दोनों एक ही काम करती हैं, दोनों एक ही होती हैं। तो दोनों क्या करती हैं कि ये जिस कोण से डाले जाती हैं उसको सम, उसके बाद मतलब उसको दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करती हैं। 60 का होता तो 30 ये ऐसे 30 यहाँ, तो 30 और 30 60, तो बचा कितना, तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये बचा 120। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी और जिस विधि से आप निकालना चाहें, सबसे इजी वैसे यही है, इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। तो कोस 120 होती है, कोस 120 इक्वल टू था -1/2। तो इसकी वैल्यू आपने मैंने क्या मानी थी, देखिए परिमाणों की मानी थी एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, और यहाँ इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, माइनस के एफ स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर माइनस के एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ, ठीक है। सोल्व करके बचेगा कि यानी एफ डैश कितना निकल के आएगा, एफ, ठीक। अब देखिए आप ये चीज केवल एक नॉर्मल कह सकते, आराम से आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट कहाँ है, जो ये वैली लाइन खींची हुई है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर है तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी काउंट की। अगर मैं इसकी इस तरह से देखें, एक वो करता हूँ, एक ये बढ़ा दूँ इस तरीके से, ये तो यहाँ जब आप क्या करेंगे, पैरालोग्राम बनाएंगे तो वो एक इस तरीके का बनेगा। विकर्ण, ये है विकर्ण की डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ये एफ डैश आया, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ये वाली है, और ये किसके जस्ट अपोजिट है, एफ ए के। तो देखिए अगर ऊपर कोई बल लगा हो इस तरीके से, ये मान लें 2 न्यूटन हो, नीचे कोई और बल लगा हो ये 4 न्यूटन हो, तो आप कह सकते हैं नॉर्मल वस्तु नीचे जाएगी। कितने न्यूटन जाएगी वो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों बल बैलेंस हैं, यहाँ भी 4 न्यूटन का मैं कर दूं, तो अब बताइए इसका मतलब क्या होगा कि जब ये पूरा सिस्टम बैलेंस है, पूरा सिस्टम बैलेंस है, चलिए बैलेंस की बाद में बात करूंगा। ये बल एफ ए और ये एफ डैश दोनों के दोनों कैसे हैं कि एफ डैश एंड एफ ए दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर, दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो टोटल फोर्स क्या आएगा इनके बीच में निकल के। अब यहां क्या रख दीजिए, अगर आप यहाँ क्या रख देते हैं 180, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होगा 180। और वैसे भी आप अगर मैंने इससे नहीं भी निकालते हैं तो आप देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में जो बल होते हैं अगर बराबर परिमाण के हैं तो दोनों का एडिशन जो आता है निकल के वो कितना आता है, 0 आएगा निकल के। क्योंकि एक की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और दोनों परिमाण में फोर्स कैसे हैं, बराबर, तो दोनों कट के कैसे हो जाएंगे, 0। आप इस तरह इस चीज को जान सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है यहाँ कि यदि हम किसी बैलेंस बॉडी को जिस पर फोर्स यानी संतुलन की अवस्था में हो अगर कोई बॉडी, तो उसको अगर हम किसी भी एंगल से घुमा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरे सिस्टम को हम घुमाते हैं तो वो तब भी बैलेंस रहेगी, उस पर फोर्स चेंज नहीं होगा, यानी परिणामी बल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था 1.6 एग्जाम्पल। अगर हम 1.7 की बात करते हैं
तो उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो चीज़ मैंने भी आपको बताई है कि यहाँ जब हम अगर पॉइंट हमसे कोई पूछता है कि प्रत्येक आवेश पर बल की गणना कीजिए, प्रत्येक आवेश पर बल की गणना कीजिए, तो प्रत्येक आवेश पर बल की गणना कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से। तो ये उस है अभी भी समांतर चतुर्भुज ही, तो यहाँ ए मान के चलिए, बी और सी। अब क्या है देखिए कि यहाँ उसने कहा बस एक आवेश चेंज कर दिया गया है, यहाँ -q आवेश रखा गया है आपके 1.7 एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि इस पर भी आवेश बताइए, सॉरी इस पर भी बताइए बल, इस पर भी बताइए और इस पर भी बल बताइए। तो देखिए जब इस B वाले बिंदु पर बल लगेगा तो मैंने भी बताया था किस किस के कारण लगेगा, एक तो इस वाले के कारण लगेगा और एक इसके कारण लगेगा। तो इसके कारण डायरेक्शन ये और इसके कारण डायरेक्शन, यानी जो A वाले के कारण डायरेक्शन ये है। इसको हम बोल सकते हैं FAC और इसको बोल सकते हैं FBA और इसको बोल सकते हैं FBC, ठीक है। अब आप इस देखिए, अब केवल मैं बी की बात कर रहा हूं, तो बी वाले पे परिणामी कैसे निकालेंगे, आप पैरेललोग्राम की रचना कर लीजिए और ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा परिणामी। अब एक फैक्ट और जान के चलिए वेक्टर के बारे में, देखिए कि यदि दो समान, अब देखिए यहाँ चलिए इससे पहले एक चीज और बताता हूँ कि जैसे परिमाण वहां बराबर थे वैसे ही परिमाण यहाँ भी बराबर होंगे। कैसे बात करते हैं, देखिए हमने बात की कि एक फोर्स यहाँ एक FBC ये लगा, FBA ये लगा, ऐसे जब यहाँ बात करेंगे तो एक फोर्स लगेगा ये, एक फोर्स लगेगा, इनके नाम क्या होंगे कि FAC FAB। यहाँ भी ऐसी फोर्स लगेंगे, देखिए एक फोर्स लगेगा ये और एक फोर्स लगेगा ये होगा FCB और ये होगा FCA। तो कितने फोर्स हुए टोटल, 6, 1 2 3 4 5 और 6 फोर्स हुए टोटल। 6 फोर्स लग कैसे देने के, Q जो हम देखिए हम डिपेंड किस किस चीज पर करता है कूलम्ब लॉ, आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर ये तीनों ही दूरियां x हों, x और x, ठीक है, तो दूरी F 1/4πε0 कॉमन होता है, ठीक है। दो आवेश लिए जाते हैं परिमाण में, तो दो देखिए यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है परिमाण। क्या परिमाण चेंज होगा तो रहेगा क्या, हर बार Q इस पर रहेगा, चाहे आप कोई सा भी निकालिए, ठीक। दूसरी तीनों जगह दूरी क्या है, x² सॉरी x है तो x², सभी जगह परिमाण ये ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपके जो बल हैं मैं लिख दूं FAB, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर, चलिए एक तरफ एक साइड से शुरू करते हैं, यहाँ से FBC बराबर FBA बराबर FAB बराबर FAC बराबर FCA और बराबर FCB। ये सारे के सारे जो 6 के 6 बल हैं परिमाण में कैसे होंगे, बराबर। तो मैं इनको परिमाण में क्या लिख लेता हूँ, F मान के हम चलते हैं, ठीक है। क्या मान लिया हमने, F। अब मैंने बोला कि यदि इनका केवल मैंने माना परिमाण F है, तो अब देखिए समान परिमाण के बल यदि कार्य कर रहे होते हैं और उनके बीच में हम क्या निकाल रहे होते हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनके बीच में एंगल बना होता है टोटल, यानी अगर एक जैसे ये बना हुआ है यहाँ, तो ये एंगल बना हुआ है ये वाला, तो जो रिजल्टेंट होता है वो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, इधर का भी और इधर का भी, दोनों भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करके चलता है, ठीक है, यानी समविभाजित कर देता है। तो अब रही केवल बात क्या, परिमाण निकालने की, तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, FV होगा, टोटल फोर्स जिसको हम बोलेंगे, यानी जो इस P पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था किसके जरिए आप निकाल सकते हैं,
समांतर चतुर्भुज विधि जो है आप उसके जरिए इसको निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज विधि का आप यूज कीजिए और रिजल्टेंट निकाल लीजिए। कोण कितने का होगा टोटल, बस कोण की बात है तो कोण मैं बता देता हूँ। यहाँ जो थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ये कितना होगा 60 डिग्री का, तो यहाँ बाह्य कोण कितने का बना 120 का, ठीक है। तो यानी थीटा यहाँ भी 120, थीटा यहाँ भी ये 60 है तो थीटा कितना होगा यहाँ 120, और यहाँ समांतर चतुर्भुज का वो सॉरी समबाहु त्रिभुज का ही कोण है तो थीटा होगा यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास तीनों जगह का एंगल हुआ। जो हमारे पास दो दो ये बल लगे हुए हैं कि इस बी वाले पर सी के और ए के कारण इस ए पर जो ए वाला पॉइंट है इस पर किससे लगेगा, बी से और सी से, और इस सी वाले पर ए से भी लगेगा और बी के जरिए भी लगेगा। तो ये क्या है, तीन हमारे पास तीन आवेश आपस में अलग अलग थे और तीनों के जरिए एक दूसरे पर बल लगेगा। तो हमने उस तरह से कितने फोर्स काउंट करे, 6, तीनों 6 के 6 कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, और हम दो दो करके यानी कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट एफ बी वेक्टर हम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, ये इस तरह से निकल जाएगा, यही पैरेललोग्राम विधि से। तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ सी। तो देखिए जब आप एफ बी और एफ सी निकालेंगे तो देखिए क्योंकि सेम है तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, दोनों ही बराबर आएंगे। कैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ एफ बी की जो रिजल्टेंट है तो वो किससे निकलेगा, यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है, एफ वेक्टर बी सी सॉरी बी सी, हाँ, और प्लस स्क्वायर और एफ स्क्वायर बी ए प्लस 2 एफ बी सी एफ बी ए, और एंगल कितना है कॉस 120। तो अब देखिए ये सब कैसे हैं बराबर, तो यहाँ आप मान के चलिए एफ स्क्वायर आ गया, यहाँ एफ स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ कितना आ गया 2 एफ स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस का 1/2 साथ में किससे आया, इससे 2 से 2 कट गया, तो पहले की तरह ही आंसर कितना आएगा एफ। तो एफ बी भी यही आएगा और एफ सी भी सेम निकल के आएगा, क्योंकि दोनों में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड जो फोर्सेज हैं सबके क्या है इक्वल है। तो यहाँ केवल डिफरेंट अगर आता तो फिर उस मैग्नीट्यूड इक्वल होने पे थीटा से डिफरेंट आएगा, तो थीटा यहाँ डिफरेंट है तो यहाँ से जो निकलने वाला फोर्स होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक। तो यहाँ भी एफ सी भी क्या कितना निकल के आएगा, तो एफ सी भी निकल के आएगा। इनकी डायरेक्शन देखिए, ये जो एफ बी सी वाला फोर्स है इससे 60 डिग्री ऊपर की ओर, क्यों मैंने क्या कहा कि बराबर विभाजित करता परिणामी, तो दिशा क्या हो गई नीचे वाले से ऊपर की ओर 60 डिग्री, ऐसे ही नीचे वाले से ऊपर की ओर 60 डिग्री, ठीक है। तो आप या तो ये कह सकते हैं कि बी सी लाइन से 60 डिग्री ऊपर की ओर, बी सी लाइन से 60 डिग्री ऊपर की ओर। अब यहाँ की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसके जरिए ऐसे करके आप जब बनाएंगे तो ये आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट एफ ए होगा। अब रिजल्टेंट क्या है एफ ए, आप कैसे निकालेंगे, यही देखिए इसी को चेंज कर देता हूं मैं, तो यहाँ केवल 60 आएगा, 60 cos 60 की वैल्यू रूट। तो देखिए जब अब चलिए अभी बात करते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू अगर बात करते हैं तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी चेंज, ये क्या हो जाएंगे, देखिए एक एफ ए बी, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा एफ ए सी, और यहाँ ए बी और ए सी। अब बात करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर, और अंडर अगर इसका आप निकाल देते हैं तो आ जाएगा √3f, या तो ये आपका √3f आया निकल के, किसका मान, इसका √3 और f, जबकि ये कितने आए थे f और f, ये कैसे आए सभी, ये भी f आया और ये भी f के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है जस्ट नीचे की ओर, यानी सीधे यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसकी क्या होगी डायरेक्शन। अगर आप देखिए इस पर परिणामी भी निकालते कि इस पूरे सिस्टम पर परिणामी बल कितना होगा,
तो पूरे सिस्टम पर परिणामी बल देखिए बहुत ईजी है। आप अगर आप देखें तो मैंने बोला सबके सब परिमाण कैसे हैं, बराबर है। तो देखिए इस वाले की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों यू जो पेयर है वो कैंसिल हो जाएंगे। एक इसकी और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, पेयर कैंसिल। इसकी और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, पेयर कैंसिल। तो टोटल फोर्स जब लग ही नहीं रहा, जब आपस में 6 फोर्सेस थे, 6 के 6 में दो दो के हिसाब से पेयर जब बनाए तो 3 पेयर बने, तीनों पेयर एक दूसरे को कर देते हैं निरस्त, तो टोटल फोर्स यानी सिग्मा एफ इक्वल टू 0। और इसमें भी अगर आप इसको पूरे सिस्टम को घुमा देते हैं किसी एक एंगल से, चाहे आप 90 से घुमाएं चाहे आप 60 से घुमाएं, तब भी सिस्टम पे परिणामी बल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे कि यदि हमारे पास कोई बैलेंस सिस्टम है उसको हम किसी भी एंगल से घुमाते रहें, बल पर यानी परिणामी बल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप कि आपको 1.7 और 1.6 समझ में आए हों। चलिए देखिए एक बार मैं डिफरेंट बता देता हूँ। वहां इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने केंद्र पर निकाला था, जबकि उसने यहाँ क्या कहा है, ए बी और सी पर अलग अलग निकालने के लिए बोला, इसलिए ये सिस्टम यूज किया है। वरना अगर यहाँ भी केंद्र पर निकालने के लिए बोलता तो हम पुराने वाले सिस्टम के तहत ही यानी पुराने वाले प्रोसेस के तहत ही करते। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।